नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। आज हम एक से सब्जेक्ट के साथ जो जुड़ने वाले हैं, वो सब्जेक्ट पहले ज़माने में जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे पास जो प्रोफेशंस थे उस प्रोफेशंस में एक बहुत ही छोटा जाना वाला प्रोफेशन जैसे नाई कहते हैं, वहाँ से एक जर्नी को तय कर हबीब साहब, अहमद हबीब साहब ने जो जर्नी तय की है, उस जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम पे टाइम दिया। आपका इस्तकबाल है मेरे इस शो में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। हबीब साहब, आप मुझे बताइए कि आप एज ए चाइल्ड और आपकी जो फैमिली, कहाँ से आपका बचपन शुरू हुआ, कहाँ पे आपने अपनी तालीम हासिल की? देखिए, उस ज़माने के अंदर जहाँ तक मेरा बचपन का ताल्लुक़ है, मेरे फादर ही वॉज दी पर्सनल हेयर स्टाइलिश ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन पंडित नेहरू जी। तो इस तरीके से हम लोगों का एक परमानेंट स्टे था राष्ट्रपति भवन के अंदर, और हम मेरी अपनी तालीम स्कूल और वहाँ पर बचपन और ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई थी। और राष्ट्रपति भवन और तीन मूर्ति हाउस जहाँ पर पंडित नेहरू रहते थे वहाँ पर, और बड़ा करीबी रिश्ता था, हम लोग जाते थे, ख़ास तौर से कोई त्यौहार होता है ये का, तो शुरू वहाँ से हुई। और वहाँ पर मेरी स्कूल की तालीम जो है वही राष्ट्रपति भवन। He was also a stylist, he was also a वेल उस जमाने के अंदर ही वॉज अ पर्सनल हेयर ड्रेसर फॉर द लॉर्ड माउंटबेटन पंडित नेहरू। तो उस जमाने में उनके बाल का तरीका भी वो पुराना होता था, वो स्टाइलिंग की बात नहीं करते थे, तो स्टाइलिंग की बात ही नहीं होती थी, बट डेफिनेटली ही वॉज पर्सनल हेयर स्टाइलिश फॉर ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर द पंडित नेहरू। उनसे पहले वो माउंटबेटन होते थे तो उनका काम करते थे वो, एंड ही वाज वेरी क्लोज। वो बातें करते थे, उनके बारे में पूछना, हाउ यू फील, हाउ यू आर हैप्पी विद द स्टाइलिंग, और ये सारी चीजें बातें उनकी चलती थी पर्सनली। यहाँ का माहौल किस तरह था उस वक्त, आप एज ए चाइल्ड? आई थिंक माहौल वाज वेरी पर्सनल जी। आज जो है वो पर्सनल लाइफ में वो बातें नहीं थी। फॉर इंस्टेंट के जब भी वो आते थे माउंटबेटन टू इंडिया, मेरे को याद है कि उनकी एक फिल्म बन रही थी, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, एंड एवरी टाइम व्हेन ही वाज विजिटिंग इंडिया ही वाज ऑलवेज लिविंग ऑर्डर कि आई लाइक टू मीट नजीर अहमद, ही वाज द हेड ड्रेसर। तो दे वर इंक्वायरिंग कि भाई आप कंफर्टेबल हो, क्या सिचुएशन है, कैसी है। सिचुएशन आई थी, मैं माफी चाहता हूँ, जहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने आपके वालिद से कहा था कि जब आज़ादी मिली थी, हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, उन्होंने आपके वालिद को चॉइस दिया कि आप यहाँ रहना पसंद करेंगे हिंदुस्तान में, या लंदन जाना पसंद करें, या पाकिस्तान जाना। मुल्क आज़ाद हुआ, आपके वालिद ने क्या डिसीजन लिया? जब मुल्क आज़ाद हुआ, मेरे वालिद को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा। माउंटबेटन ने उनसे पूछा कि तुम मेरे साथ में इंग्लैंड जाना चाहते हो, बिकॉज यू आर माय पर्सनल हेयर स्टाइलिश, आई लाइक यू, और आप पाकिस्तान जाना चाहते हो एज ए बीइंग ए मुस्लिम, और इन इंडिया। तो उनको 10 दिन का टाइम दिया। तो मेरे फादर बड़े पजल थे कि मैं डिसाइड क्या करूं। He was not very hesitant to go to England because उन्होंने इंग्लैंड देखा नहीं था। पाकिस्तान के लिए he was not very sure। क्या जवाब था उनका, मतलब? तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने अल्टीमेटली जब उनसे पूछा कि अभी 10 दिन ओवर हो गया, बताइए, उन्होंने कहा जी मेरे फोर फादर यहीं पर मरे हैं, मैं भी यहीं मरना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात थी उस वक्त पे, जबकि अपॉर्चुनिटीज थी। तो आप एक जो है स्टाइलिस्ट हेयर ड्रेसर के बेटे थे, तो वो प्रोफेशन उस जमाने में बहुत ही छोटा माना जाता था। नाई का जो प्रोफेशन था, वो प्रोफेशन को बहुत ही छोटा माना जाता था। उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं, डेफिनेटली देखिए, मेरे फादर तो का बड़ा शानदार स्टेटस था, पर हर एक आदमी को तो स्टेटस नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैंने कभी भी नहीं सोचा एज ए बार्बर और हेयर कटिंग के अंदर मैं इस लाइन में आऊंगा। यस, डेफिनेटली हमारे राष्ट्रपति भवन में बड़ा शानदार माहौल था फुटबॉल का, एंड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल ऑन वेरी नाइस लेवल के ऊपर। हार्ड वर्क इट इज, हार्ड वर्क। सो क्या था कि ये सोचते थे कि इसके बाद में रेलवे की टीम होती थी वहां पर, तो हम सोचते थे यार अगर स्कूल के बाद में वी कैन गो इन द रेलवे एंड यू नो व्हाट जॉब दे कैन ऑफर मी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था एज बचपन के, आई कैन बी इंजन ड्राइवर, बड़ा मजा आएगा और फुटबॉल खेलेंगे। ऐसा इंसिडेंट भी है जब लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद ऑफर किया कि आपके वालिद को कि भाई आपके बेटे को क्यों आप लंदन नहीं भेजते, उसको मैं उन्होंने क्या, एक तो ये ऑफर कहा कि वेदर यू लाइक टू गो टू, कहाँ आप बसना चाहेंगे। अब एक दूसरे बाद में जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा कि इफ आई कैन डू एनीथिंग अबाउट योर सन और योर चिल्ड्रन आई विल डू इट नाउ। तो मेरे फादर के दिमाग में ये था कि भाई अब मेरे बेटा अगर ट्रेंड हो जाए वहां से तो इट विल बी वेरी गुड। लॉर्ड माउंटबेटन ये भी कह सकते थे कि आपके वालिद से, अहमद साहब से, कि आपके बेटे को मैं एडवोकेट बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा,
या कोई अच्छे प्रोफेशन, तो व्हाई स्पेसिफिकली ही चूज, आपको वहाँ पे कहीं खराब लगा? आई डोंट नो, ये बात मैंने सोची भी नहीं और ये बात उन्होंने कही भी नहीं, और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं इनको वहाँ बुला के ट्रेन करूंगा और हेयर ड्रेसिंग के अंदर ये जा सकते हैं। हाँ, तो क्विकली आपने फिर जब डिसाइड किया जाने का, तो वो कुछ मराहले आपके जिंदगी में बड़े मुश्किल थे। वो इंडियन गवर्नमेंट के टच में रहे, वो ये कहते रहे कि इनको मैं बुलाना चाहता हूँ और ये करना, तो उन्होंने पहले मुराजी देसाई के पास भेजा मेरे को, रिजर्व बैंक को कुछ यस, उसके बाद में डॉक्टर करण सिंह होते थे, इन सब के पास राजकुमारी अमृत कौर होती थी। किस लिए भेजा? कि इनको एक पैसेज दीजिए आने के लिए। हाँ, बट इट वाज नॉट इजी। सारे लोग मुझे कहते थे हम लोग यहीं ट्रेन करा देंगे। 3 साल लगे उसमें आपको, जो हाँ बड़ा मुश्किल, अल्टीमेटली पैसों की जरूरत थी वो नहीं। एब्सोल्युटली। तो वो जब काफी कोशिश से होती रही और वहां से परमिशन नहीं मिली, तो मैंने उनको बोला साहब ये तो ये कह रहे हैं हम यहीं ट्रेन कर देंगे, तो उन्होंने फिर मुराजी देसाई को लिखा कि दिस फेलो शुड गेट द परमिशन थ्रू योर मिनिस्ट्री एंड ये परमिशन उसके घर पे चली जानी चाहिए, यू नो। अभी इतना पर्सनल था। तो देन उसको वहां पर एक पी फॉर्म रिजर्व बैंक का मेरे पास आया, और जब मेरे को पता लगा कि देन नाउ आई कैन गो नाउ। अच्छा, ओके, तो फिर आपका अप्रूवल आया। लेकिन एक और इंसिडेंट आता है जहाँ पे कैनॉट प्लेस में कोई स्टाइलिस्ट शॉप थी, रॉय। इससे पहले राजकुमारी अमृत कौर ने मुझे कहा कि इससे पहले अगर कोई बात होती है, यू गो एंड सी हाउ द हेयर ड्रेसिंग इन कैनॉट प्लेस, रॉय एंड जेम्स में, जहां पर he offered to pay for your ticket and he gave you some yes, जब yes. आपके पास सिर्फ 400 रुपए थे, आपको लंदन जाना था। हाँ, बहुत ही टचिंग स्टोरी है। तो क्या हुआ कि जब उन हेयर ड्रेसर के पास भेजा तो उन्होंने कहा चुपचाप भाई आई विल पे फॉर योर पैसेज एंड देन जब आप आएंगे तो आप मेरे साथ में होंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि वक्त का तकाजा है। नाजरीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, वापस आने के बाद देखेंगे कि हबीब साहब ने लंदन पे लैंड करने के बाद वहाँ की उनका जो स्टे था उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। बहुत ही दिलचस्प हमने बातें की। हबीब साहब, आप मुझे बताइए, जब आप लंदन जैसे शहर में अपने प्लेन से लैंड हुए, आपकी क्या फीलिंग्स थी? आई थिंक डेफिनेटली यंग एज थी, और दूसरे ये अंदाजा नहीं था कि हेयर ड्रेसिंग की इतनी बड़ी वैल्यूएबल स्टडी वहाँ हो सकती है। मेरे दिमाग में सिंपली था कि आपको कैंची देंगे, काटे, बताएंगे ऐसे काटो ऐसे काटो, तो एक बहुत कम इमेज था। सो आई थिंक वो कम थी। लेकिन जब मैं वहाँ कॉलेज में गया तो ये बात अंदाजा हुआ कि 4-5 तो बुक थी वहाँ पर जो आपने पढ़नी थी, और उसकी एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटी पार्ट वाज सो मच कि मैं हैरान था कि हेयर ड्रेसिंग कैन बी दैट मच बिगर। तो एक वो चीज अब निकल के आई, तो एकदम राइट अवे आया कि भाई आया तो कुछ और करने के लिए यहाँ पर, और इतनी टफ स्टडी, वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। सो वो एक बड़े क्वेश्चन थे जब आए। इंग्लिश भी आपको कुछ रुकावट बनती थी उस वक्त? डेफिनेटली। क्या हुआ है कि इंग्लिश लोगों की एक ये कमजोरी कह सकते हैं आप, कि अगर कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलता तो वो अच्छा नहीं समझते। वो सोचते हैं कि एवरीबॉडी शुड स्पीक वेरी प्रॉपर इंग्लिश। तो मेरे को ये बात एहसास होता था, मैं बोल लेता था, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लैंड में होता था, तो मैं क्या होता था कि बड़ी छोटी बातें होती थी। क्योंकि देखिए मैंने अपने घर, तो क्या हुआ कि मैं अपना बंद कमरा करके वहां पर प्रोनाउंसिएशन करता था, जैसे यस यस, तो ऐसे आई इम्प्रूव द टोटल माई इंग्लिश इन दैट वे, व्हाटएवर आई कुड डू दैट पार्ट। एंड सेकेंडली क्या होता था कि मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया था, चाय नहीं बनाई थी, वहां जाके आई हैड टू क्लीन माय रूम, आई हैड टू कुक माय सेल्फ एवरीथिंग, सो इट वाज सो डिफिकल्ट। वेरी क्विकली यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इंडियन माहौल से आप जब वहाँ गए और वेस्टर्न माहौल में और इंडियन माहौल में, वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो पॉजिटिव हैं, जो आपको सही मानों में इन्फ्लुएंस की, जो आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देने में आपका साथ दिया? आई थिंक सब चीज़ अच्छी लगी वहाँ जाके। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि जाहिर है जब मैंने अपने घर में कुछ नहीं बनाया तो आई टुक माई लंच इन ए पेपर, न्यूज़ पेपर, उसमें बांध के जब मैं चला गया तो आई वॉज द ओनली बॉय इन माई क्लास एंड देयर वर 20 गर्ल्स। जब उन्होंने देखा कि अपना लंच एक न्यूज़पेपर में लपेट के लेके आए तो मुझे हंसते गए। मैंने उससे पूछा हंस क्यों रहा, तो उन्होंने बोला कि आर यू स्टूपिड, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस नॉट ए हाइजीनिक, कि तुम अपना लंच जो है व्हाटएवर यू ब्रिंग इट नाउ इट इज रैप्ड इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें इंक होती है जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। तो आई थिंक ये सारी चीजें थी जो जिसने मेरे को, आई थिंक मेंटली आई वाज शार्प
and I was definitely had a feeling how I can improve myself in every way. अब वहाँ पे जो आपका स्टडीज कंप्लीट हुई तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे कॉन्फिडेंस आया? By the time I was finished my study, I was very confident. My English was much better and I could उनको शो कि मैं किसी हालत में कम नहीं हूँ. अच्छा. You know, because all the mental sharpness को मैं अपने आप को improve कर रहा था करने के लिए, and definitely I was much better than before. छोटे से प्रोफेशन को आपने चुना जी. वो डेलिबरेटली था या आप एक्सीडेंटली था आपका था? वो प्रोफेशन को लेकर आप जब वहाँ से निकले हिंदुस्तान की तरफ जी. अपने मुल्क की तरफ, आपके जहन में क्या था? मैं ये सोचता था कि मैं इंग्लैंड में रहूं. माउंटबेटन ने मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा यू फिनिश योर स्टडी नाउ, व्हाट यू फील. और उन्होंने मुझे शार्पली पूछा कि वुड यू लाइक टू लिव हियर और यू लाइक टू गो बैक टू इंग्लैंड? लंदन में. लंदन में. आपने उनसे फिर से एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मुलाकात की? जी जी. जब उन्होंने मुझसे बोला कि वुड यू लाइक टू स्टे इन इंग्लैंड और यू लाइक टू बैक, मैंने कहा जी मैं इंग्लैंड में ठहरना चाहूंगा. उन्होंने कहा नहीं. एक बहुत शानदार उन्होंने मुझे बात बोली जो आज भी मेरे दिल में घर करती है. वो उन्होंने कहा यू विल गो बैक टू योर कंट्री एंड लुक आफ्टर योर फादर इन द ओल्ड एज. लुक आफ्टर योर फादर इन द ओल्ड एज. उन्होंने अपने वालिद के साथ आपको कहा कि आप वालिद की देखरेख करो. Yes, absolutely. उसने कहा कि आप now you are qualified person and you go back to your country and look after your father in the old age. हबीब साहब, ये एपिसोड को यहाँ पे अभी सेक्शन को हम यहाँ ख़त्म करेंगे. नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम वापस आएंगे, बात करेंगे जो विजन लेकर हबीब साहब हिंदुस्तान में लैंड हुए, वहाँ आने के बाद उनका क्या जर्नी रहा और किस तरीके से इस प्रोफेशन को उन्होंने अपने उरूज पर पहुँचाया, तो उस बात को हम जानेंगे. आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौट कर आते हैं. नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में. हम बात कर रहे हैं अहमद हबीब साहब से. आप मुझे यहाँ पे अब यहाँ की जो आपकी जर्नी थी, जो विजन को अचीव करने को, उस पर आप थोड़ी रोशनी. यहाँ एक बहुत जब आने के बाद में एक तो वही ख्वाहिश के लंदन में ठहरेंगे. माउंटबेटन ने बोला कि अपने फादर को आप देखभाल करेंगे जबकि वो ले जाती है. और फिर जैसे यहाँ पर आया तो एक छोटी सी बात मैं नहीं समझ पाया, वो ये कि आई वॉज टोटली हेयर डिजाइनर. जब जहाँ बाल काटे जाते थे उसको डिजाइन करते थे, और यहाँ पर उस जमाने के अंदर कोई फीमेल बाल नहीं कटाती थी, लंबे जूड़ा होता था. जूड़ा मुझे आता नहीं था. तो आई वॉज शॉक कि भाई ये एक छोटी सी बात आप नहीं समझ पाए जो कि लंदन में होती थी, यहाँ नहीं कर पाते. तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड एंड इन दोज डेज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मिसेस गांधी का काम करने के लिए. वो मतलब आप भी हेयर ड्रेसिंग के लिए? हेयर ड्रेसिंग मैंने कोई करता था. तो फिर मैंने सोचा कि माउंटबेटन ने तो जो बोला, लेकिन आई विल गो बैक टू इंग्लैंड. मैंने मिसेस गांधी को बोला कि साहब मैं तो यहाँ खुश नहीं हूँ, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर थी उस जमाने के अंदर. तो मैंने बोला जी मैं तो खुश नहीं हूँ बिकॉज यहाँ कोई फीमेल स्टाइल कराती नहीं है और मैं. तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, हिंदुस्तान विल चेंज, इंडिया विल चेंज. इंडिया विल चेंज. कौन से साल में इन्होंने कहा ये बात? मेरे को ये वेगली याद नहीं है, उस जमाने की बात है. तो मेरे ख्याल तो इंडिया विल चेंज एंड आप कंट्री के लिए कुछ कीजिए. तो एक ये अल्फाज मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसा जबरदस्त माइलस्टोन हुआ है जिसने मेरी जिंदगी को कंप्लीट टर्न कर दिया. अच्छा. हम रिस्पेक्ट करते थे. मैं काफी चीजों से ये खुश नहीं था कि साहब कौन सा इतना बड़ा सबर करेगा कि कल को वो जमाना आएगा जबकि मैं आई शो माय आर्ट वर्क फुल फ्लेज्ड में. लेकिन रिस्पेक्ट होती थी और हमने कहा जी अब तो हम इस पे काम करेंगे. तो मैं समझ में नहीं आता था. इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज मैं बाल काट के डिजाइन करता था, वहाँ कोई आता नहीं था उसके लिए. तो एक बड़ा मुश्किल टाइम था. लेकिन हम लोग एहतराम करते थे. उस जमाने के अंदर लीडरशिप का बहुत बड़ा एहतराम होता था. और हमने कैसे आप देखेंगे उस वक्त की लीडरशिप और आज की लीडरशिप को? आई थिंक थोड़ा सा हटके सवाल है. देखिए उस जमाने के अंदर तो आप देखिए एक जो उनके करीब होते थे वो एक बड़े पर्सनल लेवल पे उनको तोलते थे. जैसे माउंटबेटन ने बोला कि लुक आफ्टर योर फादर इन द ओल्ड एज, और जब भी वो आते तो बुलाते थे. और देन पंडित जी की बात हम जब करते थे वहां पर, बहुत छोटे टाइम पे मैं अपने फादर को बोला कि पंडित जी के बाल में काटना चाहूंगा. तो आई वॉज वेरी यंग. और उन्होंने कहा कि भैया तो तुम बहुत छोटे हो यहाँ पर. तो मेरे फादर ने बोला कि ओके जब व्हेन द ऑर्डर विल कम आपको मैं भेजूंगा वहाँ पर. तो उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बेटा आ सकता है वहाँ पर. तो जब मैं उनको बाल काटने किया, जाहिर है ये इंग्लैंड जाने से पहले की बात कर रहा हूँ. हाँ. तो जब मैं उनके बाल काट रहा था तो मैं सवेरे का टाइम था, जब मैं वहाँ पर गया तो वो वॉक करते थे वहाँ पर. वॉक करके जब आए वहाँ पर तो जाहिर है जब
हम उनके करीब थे, कोई ऐसी परछाई नहीं थी कि हमारे हाथ कांपे, लेकिन जब बाल काटने लगे तो जब मैं उनके करीब गया तो थोड़ी सी हाथ में शेकिंग थी। अच्छा। तो यहाँ पर जब आए तो पंडित जी ने ऐसे किया, उन्होंने समझे कि ये नहीं काट पाएगा, बच्चा है, तो उन्होंने ऐसे काटा, काट दीजिए वहां पर। हमें इससे खूबसूरत लम्हे जिंदगी के हो सकते हैं क्या? तो वो एक बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो ये सारी बातें बड़ी कमाल की थी, इतना पर्सनल लेवल था। आप मुझे बताइए कि आज के माहौल में जी, जब प्रोफेशंस को डिग्निटी ऑफ लेबर की जब बात करते हैं हम, कोई प्रोफेशन इतना छोटा नहीं होता कि उसको इज्जत ना किया जाए, हर प्रोफेशन की एक कदर होती है। ये फासले हमारे कंट्री में थे। आपके जो काम से जी यहाँ के लोगों में जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, उन लोगों को किस तरीके से देखिए, मैं देखूं, अगर मेरे को याद है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद में जो सिचुएशन रही, और आई वॉज क्वाइट लगी कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में गया, मैंने उसको सबको तोला कि हमारे यहाँ क्या कमी है, किसकी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेवल से तोला जाता है, किसको हाई से तोला जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान आप देख लीजिए, ये हेयर ड्रेसिंग की बात मैं करूँगा आपसे पहले, कि ये सोचते थे नाई और बार्बर का काम है, छोटे लोग करते हैं इसको यहाँ पर, और कई दफ़ा नाई और बार्बर कहलाना आप पसंद नहीं करते थे। तो एक तो पहली ये चीज़ थी वहाँ पर, तो मेरे दिमाग में, क्योंकि वो एक वर्ड, और यहाँ पर जो जितनी डिग्निटी वहां पर थी हेडर की, दे वर फर्स्ट क्लास पीपल इन द सोसाइटी एज ए हेडर सर। हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं था, तो वो तालमेल जो था वो उसका मेरे को एहसास होने लगा डे बाई डे। और जब मिसिस गांधी के अल्फाज, और वहां से टच वेस्टर्न वर्ल्ड से, और यहाँ पर आके लेके आना और अपनी कंट्री के लिए करना, वो एक टाइम के साथ में एक बढ़ती चली गई। कितने साल हो गए अभी आपने अपने प्रोफेशन को बेहतरीन तरीके से मेहनत करके, ऑर्गेनाइज तरीके से, कई आपके ट्रेनिंग सेंटर्स है, सैलून्स, मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा सैलून्स हैं आप लोगों के, एक फैमिली बिजनेस है, आपके लड़के भी इसी बिजनेस में लगे हुए हैं, आपके बेटे जावेद हबीब हिंदुस्तान के एक सेलिब्रिटी माने जाते हैं इन दैट। एंड आपको आज कैसे लगता है कि आज जो सिचुएशन है, मैं आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये इतने उरूज पर जा सकता है। उसकी वजह डेफिनेटली हमारा रोल भी रहा है वहाँ पर, और सेकेंडली मीडिया आया, वहाँ पर लोगों के सोचने का ढंग बदला, और यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट विच वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया बिफोर, वो आए, मीडिया ने बड़ा शानदार रोल अदा किया। तो सारी चीज़ें इतनी शानदार तरीके से आई कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा, आज हम अपने आप को अगर तोलें, वेस्टर्न वर्ल्ड के सेम प्लेटफॉर्म पर हमारा टेक्निकल स्टैंड जाता है। बट ओनली अभी भी ये बात है कि वहाँ पर जैसे ये शर्त है कि हर एक आदमी क्वालिफाइड होगा, इससे पहले वो काम करे, अभी तक वो बात नहीं है। But definitely now I don't have only my 2 hands, but I have it 6 and more, my 3 sons and myself, and they're very honest, playing very good role in this country now. एक सवाल है कि आपकी पूरी जर्नी में बचपन से लेके अब तक किस चीज को आप मानेंगे कि आपकी जिंदगी को इस लेवल पे लाने में आपका सही मानों में साथ दिया है? आई थिंक, देखिए, मैं लिब्रा हूँ, काफी लोग इस पे यकीन करते हैं, ऐसे लोग बड़े बैलेंस होते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज को बड़ा बैलेंस तरीके से लिया है। सोच विचार, इवन यंग एज के साथ में जो मैं सोचता था, बड़ा पुख्तगी से सोचता था, तो वो सारी पुख्तगी में मजबूती थी कि जो मैं वहां देखता था, अल्फाज, बड़े लोगों के अल्फाज मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अपनी कंट्री के लिए कुछ कीजिए, तो आई थिंक उन लोगों की जो गाइडेंस थी मेरे लिए, और मैंने उसको बड़ा सीरियसली लेके चला हूं, तो आई थिंक दैट वाज द रीजन। एक तो गाइडेंस हो गई, दूसरी मैं ये जानना चाहूँ, जैसे आपके लाइफ पर्सनली, आपके पर्सनैलिटी में हार्ड वर्क, पैशन, और जो है कुछ करने की जज्बा, और जो है अनथक मेहनत, आप इन चीजों को किस हद तक आप? आई थिंक ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने काफी छाप छोड़ी मेरे ऊपर, बिकॉज हार्ड वर्क वहीं से शुरू होता है, और जब वो हार्ड वर्क शुरू आया तो वहां पर वो सारी चीजें इकट्ठी होती चली गई। आप हिंदुस्तान के उन तबके के बारे में क्या एडवाइस देंगे कि वो लोग अगर जो छोटे हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको क्या एडवाइस देंगे ताकि एक मोटिवेशन आ जाए? आई थिंक यंगर जनरेशन के अंदर बहुत बड़ी काबिलियत है, ओनली उनके ये जज्बा होना चाहिए, हाउ दे कैन चेंज है। देखिए, एक ऐसे प्रोफेशन को आपने इज्जत बख्शी जिस प्रोफेशन को कोई इज्जत थी ही नहीं। देखिए, शुरू की बात तो नहीं मैं कहता, लेकिन हाँ, अब
लोग इसको बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं कि अगर मैंने ये मकाम हासिल किया है और मैंने किया है तो लोग उससे मोटिवेट होके आके बात करते हैं और मिलते हैं वहाँ पर। वो सारी चीज़ें अब तलाश करते हैं कि वो क्वालिटी आनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस, नो। सो आई थिंक वक्त का तकादा है, खुदा का शुक्र है कि वो एक रोल मॉडल की शक्ल में मेरे को देखते हैं वहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ पर। और मेरे अपने कॉलेजेस के अंदर भी जब हम ये पढ़ाते हैं कॉस्मेटोलॉजी, तो ये बताते हैं कि आपको हार्डवर्क लेके सर्टेन प्रिंसिपल लेके चलना है जिसमें आप कामयाब होंगे। खाली आप ख्वाब नहीं दे सकते ओनली कामयाबी के, अनटिल यू डोंट हैव ऑल दिस प्रिंसिपल। मेहनत के बगैर एब्सोल्युटली ही ख्वाबों की ताबीर बना सकते। जी जी, देखिए ये प्रोफेशन एक ऐसा है, एक ऐसी इंसानी एहसास के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी को देखिए, अब काले हैं, गोरे हैं, बदशक्ल हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन हर एक आदमी को ख्याल होता है हाउ आई कैन लुक बेटर। अच्छा, आप देखिए प्रेजेंटेशन। हाँ, आपने देखा कि सर्टेन फिल्म में जब ये दिखाते हैं कि लोग जंगलों में रहते थे, अपनी बॉडी को पेंट करते थे, गार्लेंड डालते थे, हड्डियों के माले डालते थे, वो क्या फीलिंग थी? वो फीलिंग ये थी हाउ आई कैन लुक बेटर। जमाना चेंज हुआ, सिविलाइज वर्ल्ड में आए, और आज हम ये बात महसूस करते हैं कि बाल, मर्द औरत सब चाहते हैं अच्छे लगें। तो वो उसको आज पहचाना लोगों ने, और इसको पहला वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहचाना, हमारे बाद में आए। तो आप एक ऐसे एहसास से जुड़े हुए, जब तक इंसान जब से पैदा हुआ है, जब तक आदमी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, ये एहसास बाकी रहेगा। ओनली इसके सर्टेन स्टेजेस हेडसिंग की और ब्यूटी के बदलते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में हम बदलेंगे देश बदलेगा पे आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा कि ये जो प्रोफेशन है, कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता है, कोई काम इतना छोटा नहीं होता है कि जिसे उसे ना किया जाए। हम यकीन करते हैं कि जो लोग हमारे समाज में जो लोग चाहते हैं कुछ करने का, लेकिन उनकी जो है रिसोर्सेज कम होती हैं, उनके जज्बात में, उनकी गाइडेंस में कमियां होती हैं, वो अपने इस आपकी पर्सनालिटी से सीख लेंगे और इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगियों में भी बदलाव आएगा। वो भी अपने पैरों पे खड़े रहेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद।